प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले के वीडियो में चर्चा किया था अपठित गद्यांश की। और वो अपठित गद्यांश जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपठित काव्यांश की। कक्षा 12वीं में जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर होता है, प्रश्न पत्र होता है हिंदी कोर का, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और देखिए ये 5 अंक का होता है। ठीक है, तो आइए आज इसको हम विस्तार से और बहुत अच्छे ढंग से इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और बहुत ही जो गाइड वगैरह में लिखी हुई चीज़ें उन बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ वही बात करेंगे जो आपके लिए उपयोगी हैं और जो आप जैसा सोचते हैं कि जो परेशानियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उसका निदान कैसे हो और बड़ी सरलता से, बड़े आराम से आप इसको हल कर सकें। तो ये है अपठित काव्यांश की सरल एवं पूर्ण विधि। अब इसके बाद इसके आगे हम चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा परिचय लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे अब आप देखिए यहाँ लिखा है सीबीएसई बोर्ड, यानी सीबीएसई बोर्ड का जो 2020 का पैटर्न होगा, अभी होने वाला है एग्ज़ाम। अभी लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई परीक्षा अभी हो नहीं पाई है, और जो संभावित है कि आगे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद सीबीएसई इस परीक्षा को आयोजित कराएगा, उसमें भी। और साथ ही साथ जो हम लोगों को अभी लेटेस्ट यानी अद्यतन जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न मिला है 2020-21 का, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 5 नंबर का है। और ये है अपठित काव्यांश। ठीक है, तो 5 अंक का है। और इसमें आपको ऐसा लगता होगा कि आप इसको कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें समस्याएं आती हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे कि जिसको कैसे निदान करके, कैसे समझ करके आप इसको अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। इसी क्रम में आप देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए अपठित का अर्थ क्या है। मैंने बताया था आपको इसके पहले की वीडियो में भी कि अपठित का मतलब सामान्यतः हम देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आ धन पठित, अर्थात 2 शब्दों से मिलकर बना है ये। आ उपसर्ग है, इसमें पठित मूल शब्द है कि आ मतलब होता है बिना और पठित मतलब होता है पढ़ा हुआ। अर्थात जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है उसे अपठित कहते हैं। लेकिन जब हम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो प्रश्न पत्र में ये जो शब्दार्थ है ये अभिप्राय नहीं होता है उसमें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने वो जो पैटर्न है उसको पढ़ा हो, जो आपके पास काव्यांश आए उसको आपने पढ़ रखा हो, और वो बहुत कक्षा 8 में पढ़ रखा हो या कक्षा 9 में पढ़ रखा हो, या कहीं कोई समाचार पत्र में आपने वो परिच्छेद पढ़ रखा हो और वो आपके इसमें आ जाए, या कोई नैतिक मूल्यों की किताब है आप उसमें पढ़ रखे हो आप, या कभी किसी ने कहानी कोई सुनाई है और उससे संबंधित कोई कविता सुनाई है, कहीं आपने सुना, वो कविता आ सकती है। ठीक है, तो अपठित का अभिप्राय जब हम प्रश्न पत्र के संदर्भ में करते हैं, परीक्षा के संदर्भ में करते हैं, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उस कक्षा की पाठ्य पुस्तकों से कोई भी प्रश्न नहीं है, बल्कि उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य पाठ्य पुस्तक या कहीं से भी वो काव्यांश आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो अपठित का तात्पर्य ये है। इसके बाद बात आती है काव्यांश या पद्यांश, यानी इसमें भी देखिए 2 शब्द मिला है, काव्यांश। काव्यांश का मतलब है कविता का अंश, अर्थात कोई पूरी कविता दी हुई होती है, उसका जो अंश है, उसका एक हिस्सा या उसका भाग जो है वो दिया जाता है, उसे हम काव्यांश कहते हैं। ठीक है, अब गद्यांश और पद्यांश में अंतर है। देखिए, गद्यांश जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में होता है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आप समझ लेते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैंने बच्चों को देखा है पढ़ाते हुए कि अधिकांशतः क्या होता है कि जब कविता की बात आती है, कविता गा तो लेते हैं बच्चे, गाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब समझने की बात आती है तब थोड़ी सी दिक्कत आती है उसमें। तो यही चीज़ आपको समझनी है, एक एक छोटी छोटी चीज़ बारीकी से आप समझिएगा और अंत तक आप इसको देखेंगे वीडियो, तो आपको बिल्कुल आसान लग जाएगा कि हाँ कैसे हम इसको हल करते हैं। एक कोशिश से देखिए यहाँ की प्रश्न की समझ। सबसे पहले आपको प्रश्न की समझ होनी चाहिए। प्रश्न की समझ का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि जो काव्यांश है उसमें जो है आपको किन किन चीज़ों की जानकारी पहले से होनी आवश्यक है। देखिए, आपको कक्षा 1 से ही कह लीजिए कविताएं पढ़ाई जाने लगती हैं, कक्षा 1 से पहले से ही आप कविताएं सुनने लगते हैं, माँ बाप हैं या कोई भी सुनाते रहते हैं। तो इस तरह पढ़ते आप आगे क्रम में आते हैं। लेकिन कक्षा 9-10 से जब आते हैं तो कक्षा 9 से आपको भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य आपको बताया जाने लगता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ आपके कक्षा 12वीं में जांच की जाती है परीक्षा के द्वारा कि आप कितना समझ सकते हैं कि जो कविता लिखी हुई, जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, क्या उसका भावार्थ, उसका आशय, उसका संदेश आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ जो कविता का शिल्प है, जो रस है, अलंकार है, उसमें छंद समाहित है, जो भाषा शैली है, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से भाव और शिल्प हो गया।
फिर आता है प्रतीक क्या है, तो प्रतीक क्या है मैं आगे भी इसके अभी तुरंत इसके आगे बाद बता रहा हूँ। और संदेश क्या है, अर्थात उस कविता में संदेश क्या दिया गया है इसको आपको समझना है। और उसके बाद आती है बात लक्षणार्थ की, लक्षणार्थ क्या है वो भी हम आगे अभी समझेंगे। देखिए यहाँ पे प्रतीक दिया हुआ है। देखिए साहित्य में प्रतीक, प्रतीक जो वर्ड है वो सिंबल, आप सुने होंगे सिंबल है ना। जैसे हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या है, वो तिरंगा है, वो भी प्रतीक है हमारा। राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है क्या, तिरंगा है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। ठीक इस तरह से बहुत से प्रतीक है। तो उधर हम न जाकर के हम साहित्य की बात करते हैं। इसमें कहते हैं कि उपमान जब किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए तो प्रतीक हो जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है, अब आपको इसकी लाइन को समझना है। ठीक है, मैंने नीचे उदाहरण भी दिया है कि ये तो प्रतीक की परिभाषा हो गई। ठीक है, जैसे बूंद है और सागर है। ठीक है, तो बूंद और सागर, बूंद जो है जब कबीरदास जी की बात आती है तो उन्होंने बूंद जो है आत्मा का प्रतीक माना है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपनी निर्गुण भक्ति धारा में जिक्र किया है वो बूंद जो है आत्मा का प्रतीक है, और जो सागर है वो परमात्मा का प्रतीक है। जिस तरह की जो बूंदें हैं वो जाकर के सागर में समाहित हो जाती हैं, ठीक इस तरह से जो आत्मा है वो भी परमात्मा में समाहित हो जाती है। तो ये बूंद जहाँ जहाँ उन्होंने प्रयोग किया तो वो किसका प्रतीक हो गया, आत्मा का। आत्मा लिखने की जरूरत नहीं, तो यही इसे प्रतीक कहते हैं। दूसरा बात आती है कांटा। मैं आपको एक विशेष रूप से इस चीज़ को बताऊंगा कि अधिकांशतः जब भी काव्यांश आए और कहीं भी कांटा शब्द लिखा हो तो आप देखिएगा कम से कम 99% कांटा जो प्रतीक होता है वो मुसीबतों का होता है, परेशानियों का होता है। और कभी कभी ये अर्थ एक नंबर का जाता है, कांटा किसका प्रतीक है। इसी तरह से देखिए आप साहित्य में विभीषण शब्द का प्रयोग होता है। तो विभीषण का मतलब जब कभी होता है कि आजकल तो घर घर में विभीषण हो जाते हैं, हाँ, तो विभीषण का मतलब यहाँ ये नहीं कि रावण के भाई हैं। विभीषण का मतलब ये है कि घर का भेदी, अर्थात घर की जो चुगली करता है। तो विभीषण जो नाम है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जो एक पात्र था रामायण का, वो आज प्रतीक हो गया है किसका, गद्दार का प्रतीक हो गया है, घर का भेदी का प्रतीक हो गया है। तो इस तरह से प्रतीकों की पहचान आपको करनी है कविता में। देखिए मेरे ख्याल से आप शायद समझ पा रहे होंगे कि प्रतीक क्या है। इसी तरह से है ठंडा लोहा। अगर किसी कविता में ठंडा लोहा का प्रयोग किया गया है ना, तो ठंडा लोहा जो शब्द है वो एक तरह से निराशा का प्रतीक है, उदासी का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ ठंडा लोहा यानी जो नाम इसमें लिखा हुआ, जो शब्द लिखा है वो बिल्कुल वही नहीं बल्कि उससे अलग और बिल्कुल सिंबल माना जाने लगे उस चीज़ को। ठीक इसी तरह से देखिए लक्षणार्थ में आ जाइए। लक्षणार्थ क्या है, जब मुख्य या सामान्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो तो वहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति होती है। मैं यहाँ बता दूँ आपको कि 3 तरह की शब्द शक्तियों का वर्णन जो है साहित्य में किया जाता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है सामान्य अर्थ, जैसे कि जो है राम घर जा रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सामान्य अर्थ हो गया, आपके समझ में आ गया। लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मोहन गधा है। मोहन गधा कैसे हो सकता है, मोहन तो इंसान है, मोहन गधा कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है कि गधा जो है मूर्ख के लिए कहा गया है, अर्थात जो सामान्य अर्थ है उस शब्द का वो वहाँ पे अवरोध। अगर आप समझे, दिमाग लगाएं कि मोहन गधा है, तो मोहन गधा कैसे हो सकता है, मोहन क्या है, मूर्ख है। यानी जो बात कह रहा है वो कुछ कहना और चाह रहा है। ठीक इस तरह सिंह अखाड़े में उतर रहा है। ठीक है, तो सिंह अखाड़े में उतर रहा है, तो शेर अखाड़े में जो मनुष्यों का अखाड़ा है जहाँ में कुश्ती लड़ी जाती है वहाँ कैसे उतरेगा वो। लेकिन यहाँ जो सिंह है वो वीर पुरुष के लिए है, वीर पहलवान के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से लक्षणार्थ है, बिल्कुल सरल चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। कहने का तात्पर्य जब सामान्य कोई शब्द लिखा हुआ है और वो समझने थोड़ी सी दिक्कत आए, अर्थ में बाधा उत्पन्न हो और उसका कुछ और अन्य अर्थ हो, ठीक है, वो आप समझ लीजिए वो लक्षणार्थ है। तो इस तरह से आपको जब आपके पद्यांश आता है या काव्यांश आता है तो उसमें आपको पहचान करनी है कि लक्षणार्थ तो नहीं है, तो आप वहाँ शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं कि हाँ लक्षणार्थ शब्द शक्ति है। ठीक है, कक्षा 12वीं में देखिए पतंग कविता, उषा कविता और छोटा मेरा खेत कविता, इनमें बहुत प्रतीक हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए जो पद्यांश होगा आपका, जो काव्यांश आएगा, जो 5 नंबर का आएगा, उसमें 2 तरह के प्रश्न होंगे, एक बहुविकल्पीय होगा, दूसरा होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पीय का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिसमें आपको ऑप्शन दिया होगा और उसमें सही उत्तर का चुनाव करके लिखना होगा। यानी प्रश्न दिया होगा और उसमें 4 ऑप्शन भी दिए होंगे या 3 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें सही का चुनाव करके लिखना है और वो प्रश्न जो है पूरी तरह से पद्यांश पर आधारित होगा।
इधर क्या होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब है ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर 1 या 2 वाक्य में आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, बिल्कुल छोटा सा उत्तर लिखना है, ठीक है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय है ये, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में उत्तर लिखना है बस, तो समय ज़्यादा गंवाना नहीं है इसमें। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अपठित पद्यांश को हल करने के लिए क्या करें, यहाँ पर अब आपको ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि जो आपका प्रश्न पत्र जैसे ही मिलेगा, प्रश्न नंबर 1 अपठित गद्यांश होता है, उसके बाद अपठित काव्यांश होता है। तो जो अपठित काव्यांश होगा, जिसको पद्यांश भी कहते हैं, अपठित पद्यांश होगा, उसको हल करने के लिए आपको क्या करना है। तो मैंने यहाँ से अब छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद आपको सफलता इसमें मिल जाए और तुरंत आप हल कर लें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ और बता दें बच्चों कि आपकी कविता पढ़ने में रुचि होनी चाहिए, यानी जब आपको मौका मिले, ठीक है, जब भी आपको मौका मिले, कक्षा 12वीं में हो या पहले भी हो, कभी भी एक कविता सुनने का, कविता पढ़ने का एक शौक आपके अंदर होना चाहिए। भाषा का ये अभिन्न अंग है कविता। देखिए, वीर रसी कविताएं कितनी अच्छी होती हैं, श्रृंगार रसी कविताएं हैं कितनी अच्छी होती हैं, वात्सल्य रसी कविताएं हैं, तो उनको पढ़िए, समझिए। जो आप उसको रुचि जागृत करेंगे और पढ़ेंगे, तो फिर वो चाहे वो हास्य कविता हो, वीर रस की हो या श्रृंगार रस की हो, उसमें आपकी रुचि जागृत होगी। आप शब्दों को जानेंगे, भाव को जानेंगे, कविता कैसे पढ़ी जाती है और कविता में कवि कैसे क्या कहना चाहता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फिर इसके बाद आती है, जब आप में रुचि जागृत होगी तो समझ भी विकसित होगी। कहने का तात्पर्य है कि जब आप शौक से कोई कार्य करेंगे, है ना, तब आपको समझ भी विकसित होगी। जैसे आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, बाइक चलाना शुरू करते हैं, और बाइक जो है धीरे धीरे जब सीखते हैं तो आप, शौक है ना आपको, शौक, फिर आपको समझ भी विकसित होगी, ब्रेक कहाँ पे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, भीड़ में कैसे चलना है, सभी चीज़ें आपको सिखाई नहीं आती। फिर आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलता है कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ लाइट जलानी है, कहाँ मुड़ाना है, कहीं धीमा करके मुड़ाना है। ठीक इसी तरह से पद्यांश भी हैं। जब आप कविताएं पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको समझ आएगा कि कविता किस ढंग से शब्दों का प्रयोग कवि कैसे करता है और कैसे ये भाव विकसित होते हैं। इसके बाद है, अब आप आ जाइए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें सबसे पहले आपको पद्यांश के जो दिए हुए प्रश्न हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो है प्रश्न में हमसे क्या जानना चाहता है, ठीक है। और जब उसके बाद जब आप पद्यांश पढ़ेंगे, फिर दिए गए पद्यांश को पढ़ेंगे, तो आपको वो प्रश्न आपके दिमाग में रहेगा और पढ़ते समय आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे कि हाँ, ये चीज़ें मुझे खोजनी है, ठीक है। नहीं, लक्ष्य विहीन नहीं होंगे, लक्ष्य से युक्त होंगे कि वो क्या क्या चीज़ इसमें से खोजनी है, ठीक है, किसमें से, पद्यांश में से। फिर है क्या कि पद्यांश को पढ़ते समय एक बार में पूरा पढ़ें और भाव ग्रहण करते हुए समझने का प्रयास करें। कहने का तात्पर्य है कि पद्यांश को जब आप पढ़ रहे हो तो ध्यानपूर्वक चुपचाप बिना आवाज़ किए हुए पूरा पढ़ना है और उसका भाव समझने की कोशिश करनी है। पहली बार में देखिए भाव समझ में नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो कक्षा 8, 9, 10 में कि मेघाए बड़े बंठन के समर के, हम दीवाने हुई क्या हस्ती, इस तरह से कोई कविता अगर मान लीजिए आ गई तब तो आप समझ लेंगे। लेकिन अगर आपका पढ़ा हुआ पुराना नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा समझने लगेगा, तो घबराना नहीं है, इसमें आपको पहली बार समझने का प्रयास करना है। फिर पद्यांश को दोबारा पढ़ते समय जो आपने प्रश्न पढ़ रखे हैं और उसके उत्तर समझ में आ रहे हो तो उनको हल करते चले, ठीक है। फिर इसके बाद है, ध्यान रखें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसी पद्यांश में दिया होता है, यानी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी पद्यांश में वो उत्तर होगा तो आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप पढ़िए, समझिए और लिखिए। फिर एक खुद पर विश्वास रखिए। होता क्या है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा होता है तो हमारी हैबिट नहीं होती, तो हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें, कैसे होगा। तो ये नहीं होना है, विश्वास रखिए, आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं, आप हिम्मत रखिए, आप कर सकते हैं और आराम से लिख लेंगे आप इसको। भाई हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं आप, तो आराम से हिंदी भाषा को समझ लेंगे, थोड़ी सी कोशिश करनी है। फिर उसके बाद क्या है, उत्तर हमेशा अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। कभी कभी पंक्ति से पंक्ति पूरी उतार मत लीजिए, अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। भाव ग्रहण करिए और उसके बाद उसको लिखिए। पद्यांश में भाव एवं अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। पद्यांश से भाव एवं अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो पद्यांश है
उसमें उसका भाव क्या है, उसका संदेश क्या है। पद्यांश में से उसका भाव एवं अर्थ को आप समझते चले, उसको ग्रहण कर लें। और दूसरी चीज़ ये है, उत्तर कभी भी कॉपी ना करें। उत्तर कभी भी कॉपी ना करें का मतलब ये है कि कभी भी आप पूरी लाइन मत उतारिए उसी तरह से, ठीक है। शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि अधि लघु उत्तरीय प्रश्न है तो अधिकतम 3 लाइन में उत्तर लिखा जाना चाहिए। तो 1 या 2 लाइन, कभी कभी 1-2 शब्दों में ही उत्तर इसका पर्याप्त हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है कि प्रश्नों के उत्तर अत्यंत सावधानी से खोजें, ठीक है ना, हड़बड़ाएं नहीं पूरा पढ़ के। कभी कभी क्या होता है कि कोई आपने प्रश्न पढ़ा और उसके बाद पहले उसी शब्द से मिलते जुलते पहली ही लाइन में अगर कविता में मिल गई तो आप क्या करते हैं, उसी को उतार के लिख देते हैं या उसी का उत्तर समझ नहीं। पहले ज़रूर कम से कम एक बार कविता को पूरा पढ़िए। हो सकता है कि जो उत्तर आप सोच रहे हैं वो ना हो और उसकी अंतिम पंक्ति में वो उत्तर समाहित हो, ठीक है। अब इसके बाद है कुछ तथ्य और है, जो नई चीज़ें मैंने आपको जोड़ी है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। देखो बच्चों, आपके अंदर बहुत साहस है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है, ठीक है, और इसको बरकरार रखना है। आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। एक मनुष्य ने ही अब तक प्रकृति पर विजय पाई है और बहुत आगे तक गया है, ठीक है। बहुत सी चीज़ों को, प्रकृति की चीज़ों को खोजा है उसने, इतने आविष्कार हुए हैं, तो आप किसी से कम थोड़ी हैं, आप भी उसी श्रेणी में हैं। तो सबसे प्रमुख बात यह है कि आपको स्वयं पर विश्वास रखना है, घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद है दूसरा, कभी कभी हड़बड़ाहट में उत्तर गलत हो जाता है। आप जानते हैं, इतने एग्ज़ाम दिए हैं, पहले भी कभी देखोगे हड़बड़ाहट में उत्तर गलत हो जाता है। आप पढ़ते कुछ हैं, होता कुछ है, होता कुछ है, आप पढ़ते कुछ हैं, प्रश्न कुछ और पूछता है, आप लिखते कुछ और हैं। तो कभी हड़बड़ाहट में उत्तर मत दीजिए। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें तकनीक कि ज़्यादातर जो कवितांश होते हैं, यानी जो पद्यांश दिया होता है, वो क्या है, देखिएगा, देश प्रेम पर होगा या प्रकृति से संबंधित होगा या साहस एवं नैतिक मूल्यों से संबंधित होगा। तो जब आपको प्रश्न मिले ना, तो अधिकांशतः देखिएगा आप इन्हीं 4-5 पॉइंट पे, हो सकता है कि आप इन्हीं चारों पॉइंट्स पे, तो बस वहीं पर आपको कंसंट्रेट करना है और उसी के हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। देश प्रेम, प्रकृति, साहस एवं नैतिक मूल्यों से। तो बस आपको पद्यांश पढ़ते ही सबसे पहले इन विषयों को जोड़ना ही, कहीं ऐसे तो नहीं है। इसके अलावा और एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए आसानी होगी। बहुत सी कविताओं में आता है, बहुत बार ये आ चुका है कि इनके साथ आप देखेंगे जो कविता होगी, अगर उसमें कांटा का जिक्र है तो कांटा का जो भाव है, कांटा का जो प्रतीक है, वो क्या है, परेशानी या समस्या का प्रतीक होता है, ठीक है। कहते हैं ना, गुलाब के फूल में कांटे और फूल दोनों होते हैं, गुलाब के पेड़ में कांटे और फूल दो। तो कांटा किसका प्रतीक हो गया, परेशानी का प्रतीक हो गया, कठोरता का प्रतीक हो गया, नुकीलेपन का प्रतीक हो गया। और ये जो आपका फूल है वो किसका प्रतीक हो गया, इसका प्रतीक हो गया। ठीक इसी तरह से है, फूल को है कोमलता का प्रतीक हो गया। फिर लहरें अगर आती हैं, लहरें क्या संदेश देती हैं, आगे बढ़ने की, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, हार न मानने की सीख दी जाती हैं, तो उसके प्रतीक मानी गई हैं। तो आप देखिए, पहले प्रतीक इसमें दिया था, पहले के जो उसमें इसमें स्लाइड थी, अब आगे आपको समझा रहा होगा प्रतीक क्या है। फिर अंधड़ और तूफान मुसीबत एवं जीवन की बाधाओं के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझना है। आगे चलिए हम चलते हैं। पद्यांश मैंने देखिए आप इसमें दिया है, आप इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद पहले उत्तर लिखिएगा। इसको प्रश्न में मैंने, हालांकि इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों दे रखा है, आप इसको हल करिएगा, उसके बाद उत्तर देखिएगा, ठीक है। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंध में नाच उठा है ज्वार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इन अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। सागर की अपनी क्षमता है, पर नाविक भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ये पद्यांश है, लेकिन आपको जब करेंगे सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद मैंने यहाँ प्रश्न का उत्तर भी दिया है, लेकिन इसमें टिक नहीं किया कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िएगा, फिर उसके बाद पद्यांश पढ़िएगा। इसमें लिखा है किसने विष उगला है, तो आप देखिएगा उस प्रश्न में
कविता में किसने लिखा है, बिल्कुल सरल है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए इसमें प्रश्न दिया हुआ है, इसमें उत्तर भी दिया हुआ है, इसमें सही उत्तर जो है उसका चुनाव करना है, ठीक है आपको। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे, कुल 5 नंबर का होगा। दूसरा है असीम का अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो ये 3 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही चुनना है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ आपको। असीम का अभिप्राय क्या होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। चलिए ठीक है। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कवि ने नाविक की क्या विशेषता बताई है। पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस तरह से ये प्रश्न आएगा आप में। और इतना ही नहीं रहेगा, ये भी आ सकता है कभी कभी शिल्प सौंदर्य से भी आ सकता है कि भाषा कैसी होनी चाहिए उसकी। इस कविता का शिल्प सौंदर्य करिए। जब शिल्प सौंदर्य की बात आए तो उसमें आप अलंकार, रस, छंद, भाषा, शैली, ठीक है, इन चीज़ों को आपको लिखना है। और जब भाव सौंदर्य की बात करें कि भाव स्पष्ट करें, तो जो संदेश निहित हो उसमें, उस कविता में, वो आपको करना है, ठीक है। और जब होता है पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो इसमें मैंने उत्तर लिख दिया, इसको देख लीजिएगा। तो शीर्षक संबंधी जो प्रश्न होगा तो उसमें आप शीर्षक पद्यांश के सार के रूप में होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो शीर्षक होगा वो जो आप पूरी कविता पढ़ेंगे तो उसका भाव, जैसे मैंने आपको बताया कि देश प्रेम, प्रकृति, नैतिक मूल्यों और इस पर होगा लगभग, ठीक है, या साहस पे होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा, तो इसी के लगभग होगा, तो शीर्षक वैसे ही बन जाएगा आपका, यानी भाव के अनुसार, ठीक है, संदेश के अनुसार। तो यानी समझना है, पूरा पढ़ना है। अधिकांशतः अगर आप देखें तो शीर्षक का भाव पद्यांश के प्रारंभ अथवा अंत में समाहित होता है और समझ में आ जाता है। फिर शीर्षक 1, 2 या 3 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शीर्षक बिल्कुल छोटा लिखना है आपको, ठीक। और अगर कोई मुहावरा या लोकोक्ति है तो वो भी शीर्षक हो सकता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये था पद्यांश के बारे में। अपठित पद्यांश, अपठित काव्यांश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब मेरिट बनाते हैं ऐसे प्रश्न, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप इस पर ध्यान ना दें और आपको ऐसा लगे कि आप कर लें। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी तक बच्चों को देखा है, समझाया है, कि उनको ये चीज़ें, काव्यांश को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर आप थोड़ी बहुत कविताएं शुरू से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, और इस वीडियो कम से कम 1, 2, 3 बार देखिए, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हों इसमें जो इसमें लिखा हो, मैं उसको छूट गई हो लाइन, तो आप उसको ध्यान से पढ़ भी लीजिए, समझ भी लीजिए, और आप खूब अच्छा करें, एग्ज़ाम में खूब अच्छे नंबर लाएं। आपने वीडियो देखा अंत तक, धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं भावी जीवन की। आप सुखी रहें, खुश रहें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। धन्यवाद।